हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन था वो पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स एंड हमारे जो डिस्टिंग्विश बिटवीन थे उसके वीडियोस भी मैंने सारे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ना डायग्राम्स एंड टेबल्स एंड इनको स्टडी करना था एंड पैसेज था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस जरूर से देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक रिसीव होने का फ़ायदा हमें लेना है। आज तक बोर्ड ने कभी भी किसी को भी है ना किसी भी साल में ना क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड नहीं की थी अपने स्टूडेंट्स को। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पर ही बनी हुई है। इसके साथ साथ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप टेक्स्ट बुक रेफर मत कीजिए, आप टेक्स्ट बुक भी जरूर रेफर कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन बैंक्स के आंसर्स को आपको छोड़ना नहीं है। सारे आंसर्स आपको स्टडी करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ग्रैब कर सको। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो आप लोगों का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, अग्री एंड डिसअग्री का। तो पैसेजेस वगैरह मैंने कंप्लीट कर दिया। अग्री एंड डिसअग्री के क्वेश्चन में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पहला, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अनलिमिटेड है क्या? तो यहाँ पर आपको रीजन के साथ है ना अग्री या डिसअग्री बताना कि भाई आप अग्री करते हो तो क्यों अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो तो क्यों डिसअग्री करते हो। अभी अनलिमिटेड स्कोप तो नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आपको बताना होगा। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना होगा कि आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे मैं डिसअग्री हूँ। तो ये डिसअग्री होने का कारण भी आपको बताना होगा कि क्या कारण है। तो पहला कारण ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप है ना पहले बताओगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है, ये आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, कोई नया टर्म है नहीं आप लोगों के लिए। एंड ये जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया है? तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स स्मॉल एंड मिलेनियथ पार्ट। तो छोटे से छोटा स्मॉल पार्ट किसी भी इकोनॉमिक स्टडी का, देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की पर्टिकुलर यूनिट को ये स्टडी करता है। देन नेक्स्ट आप रीजन लिखोगे कि द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड है और टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, ये खाली इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही है। एंड इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड, ये है ना पूरे नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता है। इकोनॉमिक नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से हैं? तो वो है इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हुआ, पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। एंड उसके बाद में आपको लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करता है, देन इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, देन इंडिविजुअल इनकम, देन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड इट डज नॉट इंक्लूड, और ये साथ में हम बोलेंगे कि ये जो टोटल एग्रीगेट है, टोटल स्टडी एग्रीगेट स्टडी को ये इंक्लूड नहीं करता है। तो इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि दैट इट इज नॉट एग्रीगेटिव, ये एग्रीगेटिव नहीं है बट इज अ इंडिविजुअलिस्टिक नेचर। जबकि ये इंडिविजुअलिस्टिक नेचर में इसका जो नेचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो इंडिविजुअलिस्टिक है, एग्रीगेटिव नहीं है। सो इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्री, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ना एक ट्री के बारे में स्टडी करना हुआ, ना कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बारे में, नॉट द फॉरेस्ट। सो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। तो हम बोल देंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो क्या है? वो लिमिटेड स्कोप है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे आप लोगों को आंसर लिखना है। तो आपको माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने ये दोनों इकोनॉमिक की मॉडर्न इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं। एंड देन मैक्रो में जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब मैक्रो से डील करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टर्म्स है, टेक्निक्स है, वो मैक्रो की भी यहाँ पे यूज की है। नाउ सेकेंड यहाँ पर जो अग्री एंड डिसअग्री का क्वेश्चन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यस, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों अलग अलग है, ये डिफरेंट टर्म्स हुए। तो हम इसमें लिखेंगे कि आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग है, डिफरेंट टर्म्स हैं, हमको पता है दोनों में फर्क है।
एक है ना इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी करता है, एक जो है वो होलिज्म एग्रीगेटिव स्टडीज करता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे कि रीजन। पहले तो आप मैक्रो का मीनिंग बताओगे। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट इकोनॉमी का उसकी स्टडी करता है। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी करता है। एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम हुआ, जनरल प्राइस लेवल हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, एक्सेट्रा। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वेयर इज द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में। पहला तो पॉइंट मीनिंग को लेकर हमने लिख दिया किसके बारे में स्टडी। देन यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हमने एग्जांपल्स दे दिए कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई वगैरह माइक्रो के अंडर में आएगा। देन तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस फॉलो करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलोज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वेयर एज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दिस फॉलोज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो यूज करता है मेथड स्टडी करने के लिए होल इकोनॉमी को, वो लंपिंग मेथड यूज करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड टू स्टडी द होल इकोनॉमी, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द स्लाइसिंग मेथड, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है टू स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, हर एक यूनिट को सेपरेटली डिटेल में स्टडी करने के लिए स्लाइसिंग मेथड है ना यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हैंस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अलग है, डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। या फिर अगर आपको ऐसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो भी इसका आंसर सेम आने वाला है, आंसर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसे वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो उसमें आप है ना शेड्यूल का, टेबल का एंड डायग्राम्स का यूज जरूर करो। अगर आपको फुल मार्क्स अचीव करना है तो इट इज स्ट्रांगली सजेस्टेड टू यू कि आप है ना डायग्राम्स एंड टेबल्स का यूज जरूर करो। तो यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे कि आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूटिलिटी का पहले तो मीनिंग लिख लेते हैं भाई यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो ये दोनों के दोनों है ना दो कॉन्सेप्ट्स है यूटिलिटी के, आर द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट हुए। नाउ टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड, सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज जो कि डिराइव करता है कंज्यूमर एक पर्टिकुलर मतलब फ्रॉम ऑल, जितने के जितने वो कमोडिटीज यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करता है उनसे जो उसे डिराइव होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल, यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, दैट विल बी नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो आपको लेना है वो टोटल यूटिलिटी लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम किए जाते हैं, जितने भी एडिशनल यूनिट, वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपको डिराइव्ड की जरा सा स्पेलिंग में एरर है तो इसको आप जरा सा करेक्शन कर लीजिएगा। डिराइव्ड के स्पेलिंग में यहाँ पर आपको करेक्शन कर लेना है, जहाँ पे DERIVED होना चाहिए डिराइव्ड में। तो यहाँ पर आपको मार्जिनल मतलब एडिशनल, आप लोगों को ध्यान में रखना है, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट। तो ये जो की पॉइंट है ये आपको हेल्प करेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड।
एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इन अदर वर्ड्स हम बोले, सिंपल वर्ड्स में बोले तो इट इज द एडिशन मेड बाय लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। देन उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी। और इसकी जो टोटल यूटिलिटी होते हैं आर इंटर रिलेटेड, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। तो यहाँ पर ये हम कैसे समझेंगे कि भी इंटर रिलेटेड है, तो दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो मैंने टेबल 2.1 टेक्स्ट बुक का ही लिया है यूटिलिटी शेड्यूल का, जिसमें यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल यूटिलिटी 10 18 24 28 30 देन 28। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हम ऑब्जर्व करेंगे कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियली इक्वल है। देन है ना 10, ये जो 10 है 10 प्लस हम जब यहाँ पर 10 प्लस हम 8 करेंगे तो हमें 18 मिलता है। मतलब टोटल यूटिलिटी है ना 10 प्लस 8 मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट ऐड करने पर यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 18 हो जाता है। देन मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जब 6 है तो यहाँ पर 18 प्लस 6 करने पर हमें 24 टोटल यूटिलिटी मिलता है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। आप देखोगे कि टोटल यूटिलिटी 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28 ऐसे जा रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली ये डिक्रीज हो रही है। और जहाँ पर मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी दैट इज हाईएस्ट 30, यहाँ पर आके कांस्टेंट एंड मैक्सिमम हो जाती है, तो वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि फ्रॉम द अबाउट शेड्यूल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी, स्टार्टिंग में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ अ वेरी फर्स्ट कमोडिटी, वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर द सेम होता है। एंड द कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग उस पर, ये इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग उस पर इंक्रीज हो रही है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रही है। एंड एट अ सर्टेन स्टेज, मतलब यहाँ पर आप जब देखोगे कि 5th स्टेज पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हाईएस्ट 30 हुआ और बाद में 6 पे आके ये कांस्टेंट हो गया, इट बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब ये टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0 बिकॉज 30 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया एंड फर्दर कंजम्पशन है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है। तो हमको यहाँ पर लिखना है कि टोटल यूटिलिटी increases at diminishing rate and marginal utility goes on diminishing. At a certain stages total utility reaches its maximum. कौन से स्टेज पर, 30 पर आकर एकदम मैक्सिमम। अब इसके बाद आगे अरे बढ़ने के आसार नहीं है, गिरने वाला है, लेकिन ये पॉजिटिव उसमें गिरेगी टोटल यूटिलिटी। नाउ यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट हो जाती है एंड MU वो जो है वो 0 हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी। तो जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो यहीं पे अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देता है। Hence, when total utility is maximum, तो हम बोलेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड जब टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये भी इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी 4th उस पर हम जाएंगे, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस तो हमने पढ़े हैं, कौन बोलता है इसके एक्सेप्शंस नहीं है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो फिर हमको लिखना पड़ेगा कि भाई आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आता है कि देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस, तो उसका आंसर डिफरेंट होता है। एंड यहाँ पर जब आएगा देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देन आंसर विल बी आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। क्योंकि हॉबीज है, माइजर है, एडिक्शंस है, पावर है, मनी, ये सब एक्सेप्शंस है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा there are various exceptions to the law of diminishing marginal utility that is DMU. First जो है वो हो गया hobbies, in certain hobbies like collection of various stamps हो गया and various stamps and coins, बहुत सारे जो stamps है and coins जो है वो जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसकी जो marginal utility होती है वो डिमिनिश नहीं होती है, वो विद एवरी कंजम्पशन वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट विल नॉट डिक्रीज। तो हमको वो बात का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी।
एंड साथ में जब कोई म्यूजिक सुनता है तो आप सोचिए आपको म्यूजिक का शौक है और आप अलग अलग अपने पसंदीदा गाने सुनेंगे तो क्या आपको बोर होगा? आपकी मार्जिनल जो लॉ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी क्या? नहीं होगी। तो विद द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर, ज्यादा प्लेजर देगा आपको, दैट इज इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज करेगा। सेकेंड, माइजर, इन केस ऑफ ए माइजर एवरी एडिशनल रुपी, हर एक जो एडिशनल रुपी है गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्योंकि देखो ना, जिसको पैसे कलेक्ट करने का शौक है, आप सोचिए आपको पिगी बैंक में पैसे जमा करने का शौक है और अगर आपको पिगी बैंक में रोज पैसे मिल रहे हैं, मम्मी आपको 1 और 2 रुपीज कॉइन दे रही है, तो इट विल इंक्रीज योर सेटिस्फेक्शन, हो, it will not decrease. So marginal utility of money tends to increase with an increase in stock of money. Then addictions की बात करें तो किसी को किसी चीज की आदत होती है, तो चाय कॉफी पीने की आदत है, ड्रिंक्स लेने की आदत है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो इंटॉक्सिकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है विथ एवरी एडिशनल, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर। वो जितना भी लिकर कंज्यूम करेगा उसके साथ ही उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होती, वो इंक्रीज होती है विथ एवरी कंजम्पशन। विथ एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम, सो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड मे इंक्रीज, इट मे इंक्रीज। देयर आर many more, there are more other exceptions like जैसे पावर है, मनी है। अभी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 3 पॉइंट एक्सप्लेन करो एंड अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आप 3 पॉइंट्स मतलब कंप्लीट 3 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने पहले अग्री डिसअग्री का 1 मार्क आपको मिल जाएगा, करेक्ट है, तो फिर उसके बाद में 3 मोर पॉइंट्स यू हैव टू, इसको पॉइंट में आप कंसिडर नहीं करोगे। हैंस देयर आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करके आपको लिख देना है। देयर आर एक्सेप्शंस, आप नो एक्सेप्शंस नहीं लिख सकते, देयर आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे मैंने जैसे मोर एक्सेप्शंस की बात की थी, तो पावर, मनी एक्सेट्रा, ग्रेटर द कंजम्पशन ग्रेटर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड, इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ फिफ्थ यहाँ पर है ऑल डिजायर्स आर डिमांड, सारे के सारे डिजायर्स डिमांड होते हैं क्या? नहीं। आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि इन सिंपल भाषा में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिमांड मीन्स अ डिजायर, बट डिजायर इज डिफरेंट एंड डिमांड इज डिफरेंट। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, बट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। इसका कारण क्या है? बिकॉज इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। खरीदने की इच्छा हो और साथ में ही पैसे भी हो, भाई ताकत भी हो खरीदने की, किसी चीज को परचेस करने की ताकत भी हो। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज द डिजायर टू परचेस अ कार, अगर किसी बंदे को कार परचेस करने की इच्छा है, डिजायर है, बट डज नॉट हैव द सफिशिएंट मनी, लेकिन उसके पास सफिशिएंट पैसा ही नहीं है, परचेसिंग पावर ही नहीं है, मनी नहीं है, देन इट विल बी सिंपली अ डिजायर। तो फिर वो सिंपली डिजायर होगा, नॉट अ डिमांड, फिर उसको डिमांड नहीं कह सकते हम। और जब भी सेम इसी बात के लिए कि वेर एज इफ अ रिच पर्सन, अगर एक किसी रिच पर्सन को, मान लो तेंदुलकर है, मान लो है ना अंबानी है, टाटा है, और भी देयर आर मेनी मोर मिलेनियर्स इन आवर कंट्री। इफ अ रिच पर्सन हैज द डिजायर, अगर उनकी इच्छा होती है टू परचेस अ कार, कोई कार परचेस करनी है, एंड ही हैज द विलिंगनेस, और परचेस करना है और उसकी विलिंगनेस भी है, वो इच्छुक भी है खरीदने के, एंड साथ में एबिलिटी भी और ताकत भी है पे करने की, तो हम बोलेंगे कि इट इज अ डिमांड, देन इट इज सेड टू बी डिमांड। और क्योंकि वो परचेस कर ही लेगा, अगर उसकी इच्छा हुई है तो मतलब उसको परचेस करने की इच्छा हुई है तो मतलब वो परचेस करेगा ही। तो यहाँ पर एबिलिटी टू पे फॉर द कार, देन इट इज सेड टू बी अ डिमांड बिकॉज इट इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। फिर साथ में हम लिखेंगे 10, डिमांड क्या है? तो 10 इट इज एन इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर मतलब डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। सो 10 द डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। लिखने के बाद में आप ये फॉर्मूला टाइप में लिख दो और फिर बाद में 10 ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे जो डिजायर्स है वो डिमांड नहीं होते, सारे डिजायर्स को आप डिमांड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर
आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जल्दी ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो अग्री डिसअग्री की सॉल्यूशंस है वो मैं लेकर आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।